हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम अपने बेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा? जब भी आएगा जल्द ही आएगा। इसी मंथ में भी पॉसिबल कि आपके पास एक नोटिफिकेशन आए, लेकिन हमारा तैयारी क्या उस नोटिफिकेशन के पहले है? क्या हम पेपर देने के लिए तैयार हैं? अगर हम पेपर देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उस नोटिफिकेशन का रास्ता देखना, उसके लिए टाइम वेस्ट करना बहुत बड़ी बेईमानी है स्वयं के साथ। इसलिए अपने बेस को मजबूत करने के लिए रोजाना पढ़ाई करना और नोटिफिकेशन आने से पहले खुद को तैयार कर लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद तो हमें केवल रिवीजन करना बचे। चलिए, इसी बेस को मजबूत करने के लिए हम जो मुगल काल की शुरुआत किए हैं उसमें आज दूसरा पार्ट हुमायूं की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मुगल वंश के राजाओं पर आ जाते हैं। देखिए, वैसे तो मुगल वंश में 17 राजा हुए हैं, मतलब अगर मैं संख्या के आधार पर बात करूं तो मुगलों की संख्या या मुगल वंश के जो सम्राट हुए, क्योंकि ये अपने आप को सम्राट कहते थे, तो इन सम्राटों की संख्या जो है वो 17 है। लेकिन क्या इन 17 को हमें याद करना है? नहीं, 17 के 17 का नाम बिल्कुल याद नहीं करना है। मैं कोडिंग से करवा दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट जब इसके आगे के हिस्से को पढ़ाऊंगा तब बाकी के नाम याद कराऊंगा। लेकिन अभी ये जो महत्वपूर्ण 6-7 शासक रहे हैं बाबर से लेकर औरंगजेब तक, इनको हमें याद करना है। तो ये जो 6 राजा हमारे सामने रखे हैं इनको अब हम पहले याद कर लेते हैं। वैसे तो इतना आसान है कि एक एडवर्टाइजमेंट आता था पियर्स साबुन का, उसमें भी ये गाकर सुनाया जाता था कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, ऐसे बोला जाता था। लेकिन फिर भी कोडिंग से याद कर लेने से घबराहट के समय या किसी भी समय हम उल्टा सीधा काम नहीं करते, क्योंकि आजकल एग्जाम इनके क्रम पे भी बात करने लगी है। यहां तक तो सबको याद रह जाता है, फिर यहां से कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए एक छोटा सा कोड बना लो। नहीं भी बनाना है, जिन लोगों को पहले से याद है वो इस कोड पर ध्यान मत दीजिएगा। जबरदस्ती मैं नहीं कर रहा हूं कि नहीं याद करना ही है, जबरदस्ती नहीं है। तो मैं यहां लिख रहा हूं ब और यहां लिख रहा हूं हु, तो ये बन जाएगा बहु। अब यहां लिख रहा हूं आ और यहां लिख रहा हूं ज, तो अकबर का अ ले लिया, जहांगीर का ज ले लिया। ये मैंने यहां लिखा सज धज, तो सज धज शब्द याद हो जाएगा। और मैंने यहां लिख दिया औरत। मेरे लिए ये एक कोड है, क्योंकि मैं जब छोटा बच्चा था, जब मैं बड़ी शरारत करता था, उस टाइम मुझे जब याद नहीं होता था तो मैं चीजों को कोडिंग के माध्यम से याद कर लेता था। कि मैंने इसके लिए कोड बनाया कि ये जो बहू है, ये बहू आज जो है ना वो सज धज करके औरत बन गई। क्या हो गया? बहू सज धज करके औरत बन गई। तो बहू से हो गया बाबर, हु से हो गया हुमायूं, अ से आज से अकबर, ज से जहांगीर, सज धज में शाहजहां हो गया और औरत से हो गया औरंगजेब। बड़ा आसान है, इसे कोड से याद करने की जरूरत नहीं है। जो 4-4 बार पढ़ाई कर चुके हैं, 4 परीक्षाएं दे करके फेल हो चुके हैं, जिनको अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि उनको हिस्ट्री याद है, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं उनको याद दिला दूं कि भैया आप 4 बार फेल हो चुके हैं प्री, आज तक प्री आपसे निकला नहीं है, तो इस बार मेरी मानते हुए चुपचाप कोडिंग से चीजों को याद करना शुरू कर लो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जहांगीर को शाहजहां और शाहजहां को जहांगीर बनाया होगा, इसीलिए आप फेल हुए हैं। तो चुपचाप होशियारी ना लगाते हुए छोटा सा एक कोड है, 2 बार रिवाइज करोगे, 2-3 बार अगर इसको बोलोगे तो पूरा याद हो जाएगा कि बहू जो है वो आज सज धज करके क्या बनी? औरत बनी है। तो ब से बाबर हो गया, ब से क्या हो गया? बाबर, ह से हुमायूं हो गया, ओ से अब सबको पता है कि अ से अकबर है, ज से जहांगीर है, सज धज मतलब शाहजहां है और औरत मतलब औरंगजेब है। तो बहू आज सज धज कर औरंगजेब बनी है या औरत बनी है, चुपचाप याद हो गया हमें। आज हम जो सारी बातें करेंगे वो हुमायूं पर करने वाले हैं। तो मैंने इसके साइड में इनके एक एक उपनाम भी लिखे हैं, आप रीड भर कर लीजिए। बाबर का बहुत जहरीला आदमी था तो बाबर का नाम जहीरुद्दीन था। हुमायूं जो था इसका बहुत नासमझ बच्चा था तो नासिरुद्दीन था। तो ये बहुत जहरीला था, जहरीउद्दीन, और नासमझ था तो नासिरुद्दीन। अकबर ने पूरे हिंदुस्तान पर सम्राट बनने का कोशिश किया, पूरे हिंदुस्तान को जला दिया उस आग में,
तो जलालुद्दीन, जहांगीर को हम सलीम कहते हैं भाई, अनवर गली वाला सलीम है, वैसे गिरा पड़ा आदमी जहांगीर सलीम हो गया। शाहजहां जो है वो खुर्रम हो गया, है ना। बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, इनके उपनाम भी याद हो गए, इनके नाम भी याद हो गए, क्रम भी याद हो गया। अब हुमायूं की बात करते हैं, तो हुमायूं में हमें क्या करना है, तो हुमायूं में पहले कि हुमायूं राजा कैसे बना, तो भाई इसके पापा बाबर थे, बाबर जब मरेंगे तो हुमायूं राजा बनेगा, सिंपल सा है, क्योंकि बड़ा पुत्र है। तो याद रखें कि हुमायूं जो है 1530 से 40 तक और फिर 55 से 56 तक 2 बार राजा बनता है। बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अब ये चारों के नाम भी याद करने हैं, तो रट लो, या तो रट लो या फिर कोड बना लो। तो देखो बाबर जो है वो बड़ा सिंपल सा, इसमें वैसा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है कि हुमायूं जो है एक तो याद ही रहता है, ये हमने कर ही लिया है। बहुत काम का नहीं था, बहुत काम का राजा नहीं है ना। असली में अस्करी ये ही करते ही रह गया और मर भी गया, मतलब ये दीन पना की लाइब्रेरी जो है वहां से गिर करके मर जाएगा, बहुत काम की बात नहीं है ये। तो इससे मैंने ये याद कर लिया कि हुमायूं जो है बहुत काम का आदमी नहीं है, तो कामरान है ना। असली में इसने कुछ काम किया नहीं, ही करके मर गया, तो असली में मतलब अस्करी और ही मतलब हिंदाल। तो ये चारों भाइयों के नाम याद हो गए। अब जब ये बाबर राजा था तो उसको पता था कि मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद मेरे बच्चे जो हैं, चारों लड़के जो आपस में लड़ेंगे, तो उसने अपने जीवित होते हुए ही साम्राज्य को 4 हिस्सों में बांट दिया, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग राजा बना दिया, अलग अलग एरिया का। अब कौन कहां का राजा बना वो भी याद हो। तो ये बाबर जो है वो एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था, अर्थात हुमायूं ने भी उसको स्वीकार किया। जो आगरा अर्थात मूल जो भारत है, मूल भारत का राजा बनाया गया सबसे बड़े भाई, क्योंकि जो हुमायूं है वो बड़ा भाई है। तो हुमायूं का राज्याभिषेक जो है वो आगरा में हुआ और वो भारत का राजा बना, मतलब भारत के बड़े एरिया का राजा बना। कैसे कामरान है और कैसे काबुल है, तो काम का नहीं था इसलिए इसको काबुल भेज दिया, तो कामरान को काबुल भेजा। कहां भेजा, कामरान को काबुल। अस्करी को कुछ संभाल नहीं आ, क्योंकि मस्करा था ना ये, अस्करी मस्करी मस्करी कुछ नहीं संभाल पाता, तो इसको संभाल दे दिया, संभल दे दिया। तो याद रख लेना, अस्करी को संभल दे दिया और हिंदाल को अलवर दे दिया, हिंदाल को अलवर दिया। बहुत सिंपल है, 1-2 बार बोल करके देखो, यहाँ कोडिंग मत करो, यहाँ कनेक्टिंग करो, चीजों को आपस में कनेक्ट करके अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करो। कैसे कि हुमायूं तो आगरा का राजा बना, काम नहीं था तो काबुल भेजा। अस्करी मतलब कि ये मस्करा था तो उसको संभाल नहीं पाता, तो संभल का राजा बनाया, और हिंदाल को अलवर दे दिया। याद रख लेना, इतने में याद हो जाएगा। अब आते हैं हम हुमायूं। तो हुमायूं भैया जो ये यहाँ का राजा बन गया है आगरा का, अपने भाइयों को नहीं छेड़ेगा, लेकिन इसको कोई और छेड़ जाएगा। पहले ये अपने साम्राज्य का थोड़ा विस्तार करता है, उस पर बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में तो जान ले कि इसकी मम्मी का नाम, पापा का नाम, इसका मूल नाम क्या क्या था, क्या क्या है, इसके बारे में बातें कर लेते हैं। तो हुमायूं साहब जो हैं, इनका जन्म 1508 में काबुल में हुआ। तो याद रखना, बाबर भी भारत के बाहर पैदा हुआ और हुमायूं भी भारत के बाहर पैदा हो रहा है, लेकिन अकबर जो है वो अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ पैदा होगा। मतलब भारत में पहला पैदा होने वाला पहला मुगल वंशी राजा कौन था, ऐसा घूम करके पूछ रही है आजकल, एग्जाम का पैटर्न ऐसा होने लगा है। तो आपको याद रखना है कि अकबर जो है वो भारत में पैदा होने वाला पहला मुगल वंशी राजा था, याद रख लेना। इसका मूल नाम क्या था, नासिरुद्दीन मोहम्मद। इसका उपनाम था हुमायूं, माता का नाम महामंगा और पापा का नाम बाबर था। सिंपल सी बातें हैं ये। राज्याभिषेक इसका 30 दिसंबर। अब याद रख लेना, हुमायूं जो है वो साल के आखिरी दिन पे, मतलब 31 दिसंबर को 31st हो जाती है, तो 31 दिसंबर को जब साल खत्म हो उससे एक दिन पहले ये 30 दिसंबर को भाई अपना राज्याभिषेक करवाएगा। इससे तारीख याद रह जाएगी आपको, बड़ी आसान है ये। 1930, तो 30 दिसंबर और 30 यहां भी है, तो दोनों 30-30 है, याद रह जाएगा। 30 दिसंबर को ये 22 वर्ष की उम्र में आगरा में अपना राज्याभिषेक करा करके स्वयं को राजा घोषित कर देता है कि भैया अब मैं विजय भारत के एरिया का राजा हूं। बाबर ने आगरा विजय के पश्चात इनको कोहिनूर हीरा दे दिया है। वैसे कोहिनूर हीरा बाबर के पास था, लेकिन जब बाबर मरेगा तो इनको देगा ना, तो बाबर ने मरने से पहले आगरा की विजय में ही इनको ये कोहिनूर हीरा दे दिया है। तो अब कोहिनूर हीरा किसके पास आ गया, बाबर से हुमायूं के पास। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 दिसंबर 1930 को ये बिना विरोध के राजा बन गए। अब इन्होंने कुछ काम कर दिए हैं, तो इनके कुछ महत्वपूर्ण काम पर मैं फोकस कर लूं, फिर युद्ध लड़वाते रहेंगे।
पहले महत्वपूर्ण काम पे बातें हैं कि हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीन पनाह नाम का एक नगर बसाया था। अब यहाँ कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि दीन पनाह नाम की लाइब्रेरी बनाई थी, तो हाँ वो भी बनाई थी, दीन पनाह नाम का नगर बसाया था। तो ये दीन दुखी राजा था, हुमायूं जो है वो दीन दुखी राजा है, दीन पनाह की नगर की स्थापना कर लेगा। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार पीसीएस, जिसकी अभी वैकेंसी बड़ी थोक में आई हुई है ना, उसकी बात कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछे, याद रखना। अबुल फजल, जिसके बारे में अभी हम अकबर के जमाने में आएंगे तो बात करेंगे, तो हुमायूं के बारे में कहा है कि ये इंसान एक कामिल है। कानून हुमायूं एक किताब है, कानून हुमायूं के अनुसार प्रशासन में सहायता के लिए अहल मुराद नाम का एक वर्ग बनाया था। ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता, किसी को याद नहीं होता है। जैसे बलबन के समय या अलाउद्दीन खिलजी के समय एक अमीरों का वर्ग हुआ, जैसे हमने इल्तुतमिश में बोला कि 40 अमीरों का संगठन बनाया, तो वैसे हुमायूं ने अपने शासन के सहायता के लिए एक वर्ग बनाया था, और वो वर्ग आप याद रखना, उसका नाम है अहल ए मुराद। क्या नाम है? अहल ए मुराद। अब ये अहल ए मुराद वास्तव में होता क्या था बताए? ये जो नाचने गाने वाले लोग होते थे ना, उनका ग्रुप होता था, और ये उनसे शासन करवाता था, उनसे मदद लेता था, और बड़ा इंपॉर्टेंट काम उनसे करवाया करता था। तो जिसमें नर्तक और नर्तकियां शामिल होती थी। याद रखना, अहल मुराद नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अहल मुराद नामक संगठन की स्थापना हुमायूं ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की भैया ने, ये पॉइंट भी याद रखना, दिल्ली में मीना बाजार इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दिल्ली में मीना बाजार जो है वो इसने इंपॉर्टेंट काम चालू किया था, और यहाँ पर महिलाएं बाजार लगाती थी, और ये जो राज परिवार के लोग हैं उन महिलाओं से सामान खरीदते थे, छेड़खानी करते थे, और यहाँ से ये छेड़खानी की शुरुआत होती है। 1556 में दिल्ली में शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि ये शेर मंडल नहीं है, यही दीन पनाह है। नहीं भाई, दो अलग अलग चीजें हैं। बड़े से एरिया का नाम दीन पनाह नगर था, और उसके अंदर शेर मंडल नाम का उसने एक लाइब्रेरी बनाया था, और इसी शेर मंडल की लाइब्रेरी से गिर करके उसकी मौत हो जाएगी। याद रखना, ज्योतिष में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बना दिए थे इसने। इसके दरबार में लोग अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे, खुद तो पहनता ही था। हुमायूं की सौतेली बहन का नाम है गुलबदन बेगम, और यही गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं नामा लिखेगी। ये महत्वपूर्ण बात है, याद रख लेना। हुमायूं नामा की रचना एक महिला ने की है जिसका नाम है गुलबदन बेगम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मैं वही बता रहा हूं, कुछ फालतू की चीजें यहाँ आपके सामने नहीं रखी मैंने। तो सिंपल था, एक बार स्क्रीनशॉट लो, हुमायूं के जो काम है उनका वर्णन हमने कर लिया। अब हुमायूं बहुत सारे युद्ध लड़ेगा, तो वो जो युद्ध लड़ेगा उनकी बात भी कर लेते हैं। तो पहले ये अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए युद्ध लड़ेगा, तो 3-4 युद्ध तो उसके वो हैं। फिर 2 में ये हारेगा तो अपना साम्राज्य खो बैठेगा, और फिर उसी साम्राज्य को वापस पाने के लिए युद्ध लड़ेगा। ऐसे बहुत सारे युद्ध ये लड़ता है। अब हम क्या करते हैं, चौसा और कन्नौज का युद्ध, 2 युद्ध याद करके खत्म कर देते हैं, जबकि नहीं, आपको पूरी डिटेल याद करनी है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन रहे हैं। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों में पहला है कालिंजर का आक्रमण। अब ये कालिंजर जो है वो है ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पे। देखो ये कालिंजर कहाँ पड़ता है, ये अगर मैं हमारा जो मैप है वो बना लूं, और ये यहाँ पर हम झांसी पढ़े, तो झांसी के आसपास पड़ता है कालिंजर, जो कि मध्य प्रदेश का भी एक हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश के इस हिस्से में पहली बार हुमायूं का आक्रमण हुआ। हुमायूं ने तो युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस ही इस कालिंजर से की है, याद रख लेना, यहीं से इसकी कहानी शुरू होती। 1530 में ये व्यक्ति राजा बना है, और 1531 में अपने सिंहासन के या साम्राज्य को फैलाने के लिए ये कालिंजर पर आक्रमण कर देगा। तो कालिंजर पर आक्रमण करेगा 1531 में। प्रथम सैनिक अभियान है इसका, याद रख लेना, जो बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर पर किया गया। कालिंजर के शासक उस समय प्रताप रुद्र देव थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुकी है कि हुमायूं का पहला सैनिक अभियान जो है वो मध्य प्रदेश के किस राजा के विरुद्ध था? तो मध्य प्रदेश के प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध इसका पहला अभियान था। क्योंकि अभी इस व्यक्ति के कब्जे में ये जो भारत का हिस्सा है, इसमें मध्य प्रदेश नहीं आता है, मध्य प्रदेश इसके कब्जे में नहीं है। ये यहाँ जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश तो उसी के हिस्से में है, लेकिन ये मध्य प्रदेश पर पहली बार यहाँ बाउंड्री पर आक्रमण करके ये हिस्से को जीत लेगा। ग्वालियर का जो हिस्सा है वो अभी इनके राज्य में है, शामिल है।
आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा, तो दोहरिया दूसरा है, तो दोहरिया है, तो दूसरा कैसे याद रखोगे? तो 1532 में पीछे आता है 2, तो ये दोहरिया युद्ध हो गया। 1531 में एक आता है, इसलिए ये पहला वाला जो युद्ध है ये क्या है? बुंदेलखंड वाला, हमें याद रखना है। तो दूसरा दोहरिया में 2 बार आ रहा है, इसलिए 1532 में हुआ। अफगानी शासक मोहम्मद लोदी से प्रथम मुकाबला इसका होता है। मतलब जो पुराने दिल्ली के सुल्तान थे उनके वंशजों से अब ये लड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी उनका बिहार वाले क्षेत्र पर कब्जा है। उत्तर प्रदेश पर तो भैया अभी अपने हुमायूं भैया का कब्जा हो गया है। तो गोमती नदी के तट पर स्थित दोहरिया नाम के स्थान पर यह युद्ध होता है, और इसमें अभी हुमायूं जो है वो जीतेगा। शुरू के 4 युद्ध तक लगातार ये हुमायूं जीतते जाता है और अपने क्षेत्र का प्रसार करते जाता है। तो हमने अब देखो पहला युद्ध लड़ लिया कालिंजर का युद्ध, दूसरा लड़ लिया दोहरिया का युद्ध, और तीसरे युद्ध में आते हैं ये चुनार का युद्ध है। तो चुनार भी जो है, चूना 2 बार लगाया जाता है ना, दीवार पर 1 बार चूना लगाएंगे तो वो चमकेगी नहीं, 2 बार लगाते हैं, मतलब डबल हाथ मारते हैं। तो चूना जो है वो 2 बार लगा दो, तो चुनार का युद्ध भी जो है वो 2 बार लड़ा जाएगा। चुनार का घेरा या चुनार का युद्ध, ये बनारस के निकट चुनार पर अधिकार के लिए किया जाएगा, और यहाँ पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। याद रखना, हुमायूं का जो राज्य है वो पूर्वी भारत में नहीं फैला हुआ है, ना तो ये बिहार पर कब्जा कर पाया है, ना ये बंगाल पर, ना इधर उत्तर पूर्व के राज्यों पर, इन पर इसका कब्जा नहीं है। लेकिन अब इसका मन तो है कि इन पर भी कब्जा कर लूं, तो शुरुआत कहां से करें? जैसे दक्षिण में अगर कब्जा करना है तो बुरहानपुर पर कब्जा, बुरहानपुर का जो किला है उसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिए, देखो ये फैक्ट सबको याद था कि दक्षिण का प्रवेश द्वार बुरहानपुर का किला है, जबकि पूर्व का जो प्रवेश द्वार है वो चुनार का किला है। तो चुनार का जो किला है उसे पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं, पूर्व का प्रवेश द्वार, और उस पर यह आक्रमण करेगा 2 अर्थात 1532 में, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? मध्य प्रदेश के इस महान राजा, या महान तो मैं इनको कहता ही नहीं हूं, क्योंकि हमारी संस्कृति में महान उसे कहते हैं जो दान करता है। यहाँ एक भी राजा महान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने तो छीनने का काम किया है, तो ये राजा महान तो है ही नहीं। तो फिर भी मध्य प्रदेश के एक शासक बहादुर शाह जो है उन पर, उनके साथ इनकी लड़ाई होती है, और मध्य प्रदेश अब इनके कब्जे में चले जाएगा। मध्य प्रदेश का मूल हिस्सा जो मालवा है वो इनके कब्जे में चले जाएगा। हुमायूं ने गुजरात का जो राजा है, गुजरात के शासक और मांडू के शासक, मांडू और चंपानेर पर इसी बहादुर का ही राज है। तो दुर्ग के को जीतने के लिए बहादुर शाह के तुर्की तो मतलब आक्रमण किया। अपोजिट में दोनों सेनाओं में तोप है अब, क्योंकि दोनों मुस्लिम आक्रमणकारी है, इधर बहादुर है और इधर हुमायूं है। तो हुमायूं जो है उसके पास भी तोप है, क्योंकि इसके पापा इसको देकर गए हैं, और बहादुर के पास भी तोप है। तो ये तोप जो है वो थोड़ी सी तुर्की प्रणाली पर है, रूमी प्रणाली पर है। तो रूमी खां नाम का व्यक्ति यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति मैं बता रहा हूं। रूमी खां जो है वो किसका तोपची होता है? वो बाज बहादुर का तोपची होता है, बहादुर शाह का तोपची होता है, और इसके आक्रमण के समय ही ये पूरा हार जाएगा। मतलब ये कहानी बहादुर शाह वाली खत्म, और मांडू और मालवा पर जो है वो पूरी तरह हुमायूं का कब्जा। मतलब हुमायूं का जो हिस्सा है या शासन जो है वो मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन 3-4 राज्यों पर इसका कब्जा हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हारेगा ये। अगले 2 युद्ध जो है वो चौसा और कन्नौज के युद्ध, 5-6 साल तो आराम करेगा, आराम करने में कुछ काम करेगा। तो चौसा का युद्ध जो है यहां से हारना शुरू होगा, जो 1939 को होगा। तो याद रखना, चौका मारा इसने, क्या मारा? चौका। तो यह याद रखना, चौका मारा किसने? शेरशाह सूरी ने। तो चौसा और कन्नौज, ये 2 युद्ध 1939 और 1940, क्योंकि चौके में 4 रंग मिलते हैं ना, तो 19 बोल दिया हमने। 1539 और 1540, ये 4-0 याद रख लेना, चौका मारा है उन्होंने। तो चौसा और कन्नौज के 2 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हुमायूं अपना साम्राज्य जो है हार जाएगा। तो चौसा का युद्ध 26 जून 1939 को होगा, हुमायूं और शेर खां के बीच में, के मध्य चौसा नामक स्थान पर होगा। चौसा कहाँ है? कर्मनाशा नदी के किनारे पर है। ये बिहार पीसीएस क्वेश्चन पूछ चुकी है कि चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? चौसा का युद्ध कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं जो है वो पराजित हो जाते हैं, हुमायूं हार जाते हैं। युद्ध जीतने के बाद जो शेर खां है वो शेर शाह की उपाधि धारण कर लेगा, और यही शेर शाह सूर्य वंश की स्थापना करेगा दिल्ली पर।
यहाँ से जो है सिंहासन चले जाएगा इसके हाथ से। हुमायूं यहाँ से बड़ी मुश्किल से नियाज नाम का एक व्यक्ति है जो कि नाव चलाता है, भिश्ती है, उस भिश्ती की सहायता से गंगा नदी पार करके भागेगा बड़ी मुश्किल से। कहानी आपके दिमाग में सेट हो गई कि चौका मारा किसने? शेर खान ने। तो चौके में चला गया इसका पूरा राज्य, पहले आधा चला गया चो में और फिर आधा चला गया का में, मतलब चौसा के युद्ध में आधा राज्य हारा और का कन्नौज के युद्ध में पूरा राज्य हार गया। चलो अब कन्नौज पे आते हैं। अगला है जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं, उसे ही बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं, और बिल में छिप जाएगा अब हुमायूं जाकर के। तो कहां छुपेगा उसकी भी बात करेंगे, लेकिन बिलग्राम में बिल में छुप गया है, उसके शासन जो सिंहासन है वो खत्म। शेरशाह ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया है। हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया है, सिंध चला गया। कहां चला गया? सिंध, याद रख लेना, सिंध चला गया। अब बीच में जो शासन है उसको थोड़ी सी समझ लो, उसकी स्टोरी जो है अपने दिमाग में सेट कर लो। हुमायूं जो है वो 1530 में राजा बनता है, तो 1556 में जब तक अगला राजा मतलब अकबर ना आ जाए तब तक इसे हमें पढ़ना है, लेकिन इसके बीच में कुछ समय शासन करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो प्रथम चरण जो है इसके शासन का वो 1530 से 40 तक चलता है, जब तक कन्नौज का युद्ध ना हो जाए। कन्नौज के युद्ध से पहले ये राजा रहते हैं, कन्नौज के युद्ध में चौका मारा और ये बिल में जाकर के बिलग्राम हो गया इसका। फिर इसे कहते हैं निर्वासन काल। 1540 से लेकर 1555 तक के समय को कहते हैं निर्वासन काल। इस 15 साल में ये दर दर भटकेगा। इसीलिए किसी एक कवि ने कहा कि हुमायूं सिंहासन पर बैठा भी गिरते पड़ते, इसका शासन काल भी रहा गिरते पड़ते, और इसकी मौत भी हुई गिरते पड़ते। अब ये किसने कहा ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलो द्वितीय चरण पे आते हैं। तो इसके शासन का द्वितीय चरण 1555 से 56 तक रहेगा। थोड़ी सी बात हम इस निर्वासन काल की जान लेते हैं, जिसमें एक नया राजा पैदा होने वाला है, अकबर। चलो आगे बढ़े तो अकबर को पैदा करवा देते हैं। इस निर्वासन काल में कहां रहेगा? तो दो राजाओं के घर में रहेगा छुप करके। पहला है आरंभ में ये अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ रहेगा। किसके यहाँ रहेगा? अमरकोट के राजा राणा वीरसाल। और बाद में ये ईरान के शासक शाह तहमस्य के यहाँ रहेगा। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। इसी अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ जब ये रहेगा तो इसी के यहाँ इसको अकबर का जन्म होगा, या इसी के दरबार में अकबर का जन्म हो जाएगा। तो याद रखना ये जो एक गुरु हैं उनकी बेटी से शादी करेगा, लेकिन वो अकबर के जमाने में पढ़ेंगे, वो बातें डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम हुमायूं में। तो मूल याद रख लेना। अब ईरान के जो शाह हैं उसकी सेना इसके साथ है, और बेरम खां इसको मिल चुका है। बेरम खां बहुत अच्छा आदमी है जो अब इसकी सहायता करेगा पूरे सिंहासन पर इसको बिठाने में, और पूरी तरह सिंहासन पर इसको बिठाएगा, इसके बेटे का संरक्षण करेगा और पुनः सिंहासन प्राप्त करने की कोशिश शुरू होगी। तो अब जो कोशिश शुरू हुई फिर से सिंहासन प्राप्त करने की, वो कहां से हुई? सिंध से हुई। कैसे हुई? 1945 में हुमायूं ने कंधार और काबुल जो इसके भाई के पास में था उस पर कब्जा कर लिया। अब अपने भाई की जो संपत्ति है, जमीन है, सिंहासन है, उस पर कब्जा हो गया है। तो इसके पास छोटा सा राज्य और छोटी सी सेना आ गई। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह के पुत्र इस्माइल खां की मृत्यु हो चुकी है। पहले तो शेरशाह ही मर चुके हैं 1945 में, उसका बेटा भी मर चुका है। तो अब उसका जो वंशज है वो कमजोर है। उसके बाद हुमायूं ने हिंदुस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और वो फिर से जब कब्जा करने की शुरुआत करेगा तो पहली स्टोरी यहां से 5 सितंबर 1554 को हुमायूं ने अपनी सेना के साथ पेशावर पर आक्रमण किया और बड़ी आसानी से पेशावर पर कब्जा कर लिया। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान तक पहुंच गया ये। 1955 में उत्तरी लाहौर पर कब्जा किया। ये भी अभी भी पंजाब और लाहौर पर ही है। अब लेकिन यहां से एक नया युद्ध होगा जिसे हिंदुस्तान को जीतने वाला सर हिंद का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? सर हिंद, जिससे हिंद जो है, हिंदुस्तान जो है, उस पर फिर से हुमायूं का कब्जा हो जाएगा। उससे पहले आप मच्छीवाड़ा का युद्ध याद रख लो 1955। इसमें लुधियाना जो है उसके आसपास का जो सतलज नदी का किनारा है, उस मच्छीवाड़ा नाम के स्थल पर हुमायूं और अफगान सरदारों के बीच में युद्ध होगा और हुमायूं यहां से जीत जाएगा। तो अब याद रखिए कि मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है हमारे दिमाग में ये सेट हो कि मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है वो हुमायूं के बीच में यहाँ की इस हिस्से को, दिल्ली के पहले तक के हिस्से को जीतने के लिए किया गया। याद रखना, इसमें अफगान सरदार है एक तरफ, सरदार का नाम है अफगान सरदार रहसिब खां और तातार खां। ये दो नाम याद रख सको तो रख लेना, नहीं भी रख सको तो कोई समस्या नहीं होगी।
आखिरी युद्ध जो है वो सरहिंद का युद्ध है, जिसके बाद में ये सिंहासन पर बैठ जाएगा। 2-2 जून, 2-2 बार बैठा ये, 2-2 जून कैसे याद होगा, 2-2 बार बैठा। 1555 जो है उसमें इस संघर्ष में अफगानी सेना के नेतृत्व में सुल्तान सिकंदर सूर, जो कि किसका बेटा है, शेर शाह के बेटे का बेटा, और साथ में इधर मुगल सेना जिसका नेतृत्व कर रहा है हुमायूं का सबसे खतरनाक व्यक्ति बैरम खां। तो इधर से बैरम खां है, ये बैरम खां, और ये इधर से है शेर शाह सूर, शेर शाह सूर। तो ये शेर शाह सूर जो है, सॉरी शेर शाह सूर तो मर गया, वो होता तो इसको कहां जीतने देता, सिकंदर सूर। तो सिकंदर सूर वर्सेस बैरम खां में युद्ध होता है, और दिल्ली का जो सिंहासन है वो फिर से चले जाता है किसके पास, हुमायूं के पास। 1956 आ गया है, 55 आ गया, 56 में अब अकबर भैया आने वाले हैं। इसके बीच में थोड़े से समय ये अपने राजा सिंहासन पर रहेगा, और एक लाइब्रेरी जिसका नाम है दीन पनाह। तो इस दीन पनाह जो है वो घर है, नगर है असली में, एक दीन पनाह जो है वहां से गिर करके ये मर जाएगा। तो हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। आज हमने हुमायूं को पूरी तरह पढ़ा और दिमाग में एक स्टोरी के रूप में मुगल वंश के राजाओं को सेट किया। उम्मीद है आप सब लोगों को एक क्रमबद्ध रूप से समझ आ रहा होगा। समझ आता है तो कमेंट करके बता दिया करो, नहीं आता है तो भी बता दिया करो। ऐसा जरूरी नहीं कि समझ आएगा तो ही बताएंगे, नहीं आता है तो क्या नहीं आता है ये बताओ, तो उसे और समझाने की कोशिश करेंगे। विशेष रूप से सभी का धन्यवाद इतनी देर तक मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आप अपने जीवन में सफल रहें, अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीखें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।